तो देखो आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब तक मैंने आपको जो बताया था वो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के बेसिक्स की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का, प्लस जो बच्चे नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज जो थी वो दी गई और एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया। तो थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो एटम शब्द है, समझिए, इसको सबसे पहले परमाणु कहा गया था हिंदी में, समझिए। और जो परमाणु कहने वाले जो एक हमारे यहाँ के इंडिया के एक बहुत अच्छे संत पुरुष थे जिनको ऋषि कणादी बोला जाता है, तो इन्होंने इसको सबसे पहले परमाणु शब्द बोला था। तो उन्होंने बताया था कि प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें होती हैं या जो भी मटेरियल वर्ल्ड है जी, तो हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। ये कणाद ऋषि का कहना था। ये अब उसके बाद क्या हुआ, जब जॉन डाल्टन जो कि एक अंग्रेज थे, तो उन्होंने जब उन सब चीज़ों को, उन सब कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि ईच मैटर इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज द एटम। उसको एटम बोलते हैं। और एटम को यहाँ पे एटमियोज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी जिसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा ना जा सके, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ना जा सके, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटम। क्लियर। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई और वो क्या किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा तो वो रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन ने जब एटम को रिप्रेजेंट किया तो वो किस तरह से उन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्ट दिया, अपनी एक थ्योरी दी। तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट करके समझिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि मैटर कंटेन मैनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी उनका मानना ये था कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से कंटेन रखते हैं या बने होते हैं, जिनको हम लोग एटम्स कह देते हैं। क्लियर। दूसरा उन्होंने जो टर्म दिया उसमें उन्होंने क्या बताया, द एटम इज अनडिविजिबल। यानी जो एटम होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये इनका दूसरा पॉइंट था। फिर इन्होंने क्या बताया, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं आर लाइक, मतलब एक जैसे होते हैं ये, बट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स दीज आर डिफरेंट। समझिए, ये आपको बिल्कुल स्टेप से समझना है कि किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे, और अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझे, ये इनका तीसरा पॉइंट था। अब इन्होंने और क्या बताया एटम के बारे में। एक इन्होंने बताया कि जब एटम अनडिविजिबल है तो वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। सही है। तो हम यहाँ से अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एटम डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी एटम जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अब इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया,
तो वो इन्होंने बताया कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। समझे? तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आइसोटोप्स जो है इसको सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो उनका नाम आप लिख देंगे डाल्टन थे। सही है? तो इन्होंने क्या बताया अगले पॉइंट में, इन्होंने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट that have same या that have different mass are called isotopes। तो इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, ऐसा किसने बताया? डाल्टन ने। क्लियर? अब और क्या चीजें थी जो एटम के बारे में बताई गई, तो उन्होंने बताया कि व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन दे फॉर्म अ कंपाउंड। जी, यानी कंपाउंड कब बनेगा? जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स जो होंगे, जो अलग अलग एलिमेंट के होंगे, जब वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए, जो कंपाउंड बनने की प्रक्रिया है उसको जब इनसे पूछा गया तो ये उस चीज़ को नहीं बता पाए कि कॉम्बिनेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आप समझ के चलिएगा कि ये आपने देखा अभी 5 और एक 6 पॉइंट में इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो कम्प्लीटली बता दी कि किस तरह से मतलब एटम का जो है अस्तित्व कितना है। क्लियर? अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इनकी जो थ्योरी दी गई उस थ्योरी पे क्या कमेंट्स रहे, यानी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको ये थ्योरी जो थी वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकी। समझे? क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी जनरेट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो रह जाती हैं। तो उन कमियों को अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट आके बता देता है तो उस थ्योरी के अंदर जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या रखे गए। तो यहाँ देखेंगे जो ड्रॉबैक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ जो ड्रॉबैक रखे गए उस ड्रॉबैक में हमारा जो पहला ड्रॉबैक था वो क्या था, यानी इसमें लिखेंगे इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कॉमा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट does not explain the law of definite proportion, law of definite proportion। समझ में आ गया? तो इसमें देखिए पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डाल्टन की थ्योरी है वो क्या क्या एक्सप्लेन करती है और किसको एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करती है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन नहीं करती है। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। अब और क्या था, इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने ये तो बता दिया था कि एटम से कंपाउंड कैसे बन जाएगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि ये जो एटम बने हैं यानी एटम से कंपाउंड बना है तो ये बना कैसे होगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम का आपस में कंबाइंड होना, तो ये चीज़ को जो डाल्टन थे वो डिसाइड नहीं कर पाए, नहीं वो उसको एक्सप्लेन कर सके। क्लियर? इसके अलावा क्या था, डज नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स।
यानी जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि डाल्टन ने आइसोटोप्स के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आइसोटोप्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, तो ये नहीं बता पाए। अब इसके अलावा और क्या इसका ड्रॉबैक था, तो लिखेंगे डज नॉट एक्सप्लेन मोलर मास और एटॉमिक मास। नहीं, यानी एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में भी इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मतलब इसके बारे में भी ये कुछ भी नहीं बता पाए। तो इस तरह से इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स रहे। अब उन ड्रॉबैक्स का क्या होता है, जब ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि फिर वहाँ से एक नई जो थ्योरी है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब उस समय पे क्या था, जब डाल्टन ने ये सारी चीज़ें बता दी तो वैज्ञानिक जो और भी वैज्ञानिक थे तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ घूमने लगा। अब जैसे जब घूमने लगा तो जैसे आगे आपको अगर मैं कोई थ्योरी समझाता हूँ तो आप भी कहेंगे कि साहब ये हो सकता है कि आपने सर गलत बताई हो जी। तो जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ इनके पॉइंट्स को देखा, डीपली स्टडी किया, जिसमें इनका पहला पॉइंट था द एटम इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस पॉइंट का यूज बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। जब किया तो वहाँ से केमिस्ट्री की कह सकते हो कि एक नई जो शुरुआत है वो हुई, और उस नई शुरुआत में यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो था वो निकल के आया जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। यानी अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं तो वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्ट्राइक किया जाता है या आपस में कोलाइड किया जाता है तो आपने देखा होगा उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। या जब हम किसी मैटर को बर्न कर रहे होते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसमें से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो इसके बारे में भी पूछा गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसके अंदर एटम प्रेजेंट ना हो। जो आपका मटेरियल वर्ल्ड है वो पूरा एटम से बना हुआ है। अब उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो बताया गया, तो इसमें ये चीज़ डिसाइड की गई कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होगा, या एटम के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी कैसे जनरेट होगी, या एटम के अंदर मैग्नेटिक थ्योरी कैसे आ गई। तो ये सारी चीज़ें, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स है, यानी सो मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे निकल के आती हैं, ये सब किस पे रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया गया उसके बाद यहाँ से बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की कि जो मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट थे वो क्या क्या थे। समझे? तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ से एक नई कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई और उसका नाम था मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो आपने पहला पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे पहले हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, या कैथोड रेज के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था वो किस तरह से रहा। सही है। उसके बाद यहाँ पे गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट आपको देखना है जिसमें कि एनोड रे की डिस्कवरी हुई जी। उसके बाद रदरफोर्ड यानी थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड मिल्कन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जॉन डाल्टन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, ये आपको पढ़ना है।
डुअल नेचर, इसको आपको देखना है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्या रहा होगा जी। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो आपको ये सारी थ्योरीज जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम के टाइप्स आपको समझने पड़ेंगे, समझिए। उसके बाद यहाँ पे जो लॉज दिए जाएंगे लास्ट में जाकर के, जैसे पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ है, अबाउस प्रिंसिपल है, हुर्न्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, समझिए, प्लस डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं, दीज आर यानी दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पता चलेगा कि एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। उसके बाद ये सारी थ्योरीज आपको ये बताएंगी कि जो एटम होता है वो डिस्ट्रक्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एटम जो है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे आज, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई, प्लस यहाँ पे कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारा क्या था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको किसने सबसे पहले परफॉर्म किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स। और इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। ये इन्होंने यहाँ पे बताया, यानी विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक कांच की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली थी इस तरह से, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं, और इसमें एक तरफ इन्होंने कैथोड लगाया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उस बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल था या जो बैटरी थी वो कितनी थी, 10,000 वोल्ट की बैटरी थी। प्लस इसके अंदर इन्होंने यहाँ वैक्यूम ट्यूब लगाई और वैक्यूम ट्यूब से इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया 0.001 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर इसके अंदर क्रिएट किया गया। और यहाँ पे कुछ गैसेस जो थी स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने भर दिया। और भरने के बाद जब इसको करंट पास किया गया दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज जो हैं वो निकल के जा रही हैं, जो कि एनोड पे जा कर के यहाँ पे कुछ स्पेशल कलरफुल जो है वो चमक उत्पन्न कर रही है इस जगह पे। तो इन रेज को इन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज इसका नाम दे दिया गया, समझे। तो कैथोड का मतलब है कि नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलने वाली जो रे हैं, इसलिए उनको कैथोड रे इन्होंने कहा। अब बात ये होती है कि इन कैथोड रे के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जो इन्होंने स्टडी की। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ से कैथोड रे के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कैथोड रे की होती है वो ये होती है कि दीज रे मूव्स स्ट्रेट इन द, ये तो यहाँ लिखेंगे दीज रे मूव स्ट्रेट इन मीडियम, नहीं यानी ये जो रे होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट चलती हैं, सीधी जाती हैं। उसके बाद these ray deflect towards positive plate in electric field, यानी जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट कराएंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे और क्या क्या इसमें होता है, तो ये लिखेंगे दीज रे आयोनाइज द मीडियम थ्रू विच दे पास, थ्रू विच दे पास।
यानी जिस किसी मीडियम से होकर के अगर आप इन रेज को पास कराते हो तो ये क्या कर देंगी, उनको आयनाइज्ड कर देती हैं मीडियम को। जैसे अगर आपने सॉल्यूशन से होकर पास कराया तो उसको आयनाइज कर देंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर इन रे को आप हवा से होकर पास आउट करा रहे हो तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, यानी ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर व्हेन पास्ड। जब इनको गुजारा जाता है हवा से होकर के तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स कॉज हीटिंग इफेक्ट, यानी ये क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देंगे। समझे। इसके अलावा आप देखेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको किसी मेटेलिक प्लेट पे डालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और वो मेटेलिक प्लेट कैसी होनी चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तो ये एक्सरे को जो है प्रोड्यूस कर देंगी। तो यहाँ लिखेंगे दे प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं व्हेन स्ट्राइक्ड विद अ मेटल सरफेस ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर जैसे कोई आपने मेटल सरफेस इस तरह का लिया हुआ जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो रे होंगी कैथोड रे, वो एक्स रे को प्रोड्यूस कर देंगी। समझे। इसका मतलब साफ साफ है कि एक्सरे जो है वो कब बनता है, कैथोड रे से बनता है। समझे। अब इनका और क्या इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इनका कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो टेलीविज़न होती है तो टेलीविज़न के अंदर भी इसी का यूज़ किया जाता है। जो पुराने अगर टेलीविज़न की बात करें तो एक प्रोसेस हुआ करता था जिसका नाम होता था CRO, जिसको हम लोग बोलते थे कैथोड रे ऑसिलेटर। समझिए। तो जो कैथोड रे ऑसिलेटर होता है जिसको CRO बोलते हैं, तो CRO का जो यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, यूज़ टू मेक टेलीविज़न। जी, टेलीविज़न का आपने पिक्चर ट्यूब देखा होगा, वो किसके बना होता है, CRO का बना होता है। इसका मतलब उसके अंदर भी कैथोड रे जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। ये तो टेलीविज़न का आविष्कार भी तभी हुआ होगा जब कैथोड रे की खोज हो गई होगी। क्लियर। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो कैथोड रे हैं वो और क्या क्या हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, ये या कैथोड रे को हम कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैथोड रे को प्रोड्यूस करने का जो हमारे पास तरीका है वो किस तरह से हम लोग इसको मतलब जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे कॉज ऑफ कैथोड रे, यानी इसका कारण क्या है। तो देखिए पहला होता है, इसको अगर हम लोग जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं बाई हीटिंग एनी मेटल सरफेस। अगर आप किसी मेटल सरफेस को गर्म कर रहे होते हो तो वहाँ उस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के एमिशन को हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन जो होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं तो आप उनको कैथोड रे कंसीडर कर सकते हो। हालांकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट हम फिर भी उनको कह सकते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन या दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कैथोड रे को हम मेटल सरफेस से बाय द थर्मियोनिक एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर बीटा डिके होता है। तो अगर बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा तब भी आपको कैथोड रे वहाँ से मिल जाएगी। क्लियर। इसके अलावा और हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो लिखेंगे बाई हीटिंग द फिलामेंट। अगर जैसे हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए,
तो अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को हीट कर देते हैं जी, और वो हीटिंग जो होगी वो किसके द्वारा होगी, उसको बोलते हैं हम लोग कह सकते हो कि उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो हीटिंग जो होती है, जैसे आपका जिससे बल्ब बनाया जाता है तो उसमें उसके द्वारा हम लोग क्या है यहाँ पे इसको हीट करेंगे। फिलामेंट जब हीट हो जाएगा तो फिलामेंट से जो रेज निकलेंगी दीज आर कंसीडर्ड एज द कैथोड रे, उनको कैथोड रे कह दिया जाता है। अब बात ये होती है कि जो कैथोड रे हैं ये हमने सोर्स पता कर लिए कि ये किस किस तरह से निकलती हैं। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई होगी। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन भी इस एक्सपेरिमेंट में अपना उनका भी कह सकते हो सहयोग था, वो भी इसमें शामिल थे। तो जे थॉमसन ने ये देखा कि जो कैथोड रे होती हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जा रही हैं। तब उन्होंने कंसीडर किया कि ये जो रे हैं ये किससे बनी हुई है, कंटेन विद द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनको मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नहीं बोला उन्होंने, उसको इलेक्ट्रॉन कहने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे स्टोनी, समझिए। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये बात सत्य है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा था। उन्होंने इतना कहा था कि जो कैथोड रे होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, इतना बोला था। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन यानी इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहने वाला जो पहला वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था, स्टोनी। स्टोनी ने सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा था, नहीं है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास किसने डिसाइड किया होगा या उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये किसने डिसाइड किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है समझिए वो डिसाइड किसने किया, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने इसको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे 9.1 × 10⁻³ kg का मास जो है वो पाया जाता है। लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, समझिए। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था समझिए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या निकाला, E/m रेशियो उन्होंने यहाँ से निकाला। अब देखिए थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे पहले कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मैं इस चीज़ को लूँगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने बताया कि मान के चलो ये कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर पास आउट करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड से होकर पास आउट करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे दो तरह का फोर्स जो है वो वर्क करेगा। तो पहला जो फोर्स होगा वो होगा F=QE जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तब, तो इसको इन्होंने कूलाम्बिक फोर्स बोला। अब दूसरा ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी किसी सर्कुलर पाथ पर चलने लग जाएगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उसको इन्होंने बोला mv²/r, क्योंकि ये एक रेडियस पे एक कह सकते हो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी, और इसके अंदर एक वेलोसिटी भी पाई जाएगी। अब हमने यहाँ देखा QE की जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन को E मान लिया, तो EE हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों जो फोर्स होंगे EE हम लोग क्या लिख देंगे, mv²/r। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा, EE=mv²/r। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है समझे, तो पहला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, दूसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और तीसरा हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फोर्स, यानी तीन फोर्स इस पर वर्क करते हैं, तो वो होगा EVV। क्लियर। तो आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा जो है सेकंड में मैग्नेटिक फोर्स है, और तीसरा जो है वो हमारे पास यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो तीन तरह के फोर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन पर वर्क करते हैं। ये कब वर्क करेंगे, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के पास आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो EE क्या निकल के आएगा, EVV।
ठीक है। तो E से हमारा यहाँ से कट जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, VV। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, समझे, सॉरी, या फिर आप एक काम करो, इसको नहीं, अभी हम इसको इक्वेशन सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, इसको देखिए बेटा। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, mv² EVV, इसमें से हमें देखेंगे V से V क्रॉस हो गया, तो mv/r इक्वल्स टू क्या बचेगा, EV। क्लियर। अब हम यहाँ से देखेंगे कि E/m क्या निकल के आ रहा है, तो E/m इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो E/m आपका निकल के आता है V/RV। तो ये जो निकल के आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको हम 4 ले लेंगे। अब हमारे पास जो EE बचा हुआ है, यानी जो फोर्स बचा हुआ है, अगर हम इसको कंपेयर करने लग जाते हैं किसी इनमें से किसी एक के साथ, अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो EE के हिसाब से आप देखिए कितना हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालते हैं तो E की वैल्यू हो जाएगी F/E। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप इसकी वैल्यू रखना शुरू कर देंगे तो यहाँ से आपको जो चार्ज निकल के आएगा, E/m का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 1.17 × 10⁻11। क्लियर। तो ये यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद जब हम इसको इलेक्ट्रॉन का मास जब निकालना होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू E/m। जी, अब इसको हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो 1.6 × 10⁻19 ये हो गया। इसके अलावा 1.76 × 10⁻11 हमारे पास यहाँ से हो जाता है, जो इसका रेशियो निकल के आता है। इसको अगर हम सॉल्व कर देते तो हमारे पास निकल जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से मिल जाएगा, जो कि हमें थॉमसन एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है। क्लियर। अब जब हमें मास पता चल जाता है तो जो एक्सपेरिमेंट था, यानी इसके अलावा फिर हमें देखना होता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिल्कन। तो मिल्कन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर -1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है। समझे। अब हम ये देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना रहता है। तो यहाँ से इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, या केमिस्ट्री में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है टू यूज़ या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरा टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा आता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। टू यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने आपको बताया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी टाइप के रेडिएशन आ जाते हैं, चाहे आपका रेडियो वेव्स हों, चाहे माइक्रोवेव्स हों, चाहे एक्सरे हों, समझे, चाहे यूवी रे हों, समझे, तो ये सारी जो रेज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं, तो वो सब किससे प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होती हैं। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जैसे रिएक्शंस हो रही होती हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड बना रहा होता है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन का इम्पोर्टेंस रहता है। इसके अलावा कोई ऐसी कह सकते हो कि जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अपना इम्पोर्टेंस ना हो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। समझे। तो इलेक्ट्रॉन का जो कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस है वो ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। और आई थिंक मेरा मानना ये है कि जितने भी साइंस का जो ऑरिजिनेशन हुआ है, चाहे आप फिजिक्स ले लीजिए,
और चाहे केमिस्ट्री और चाहे बायोलॉजी, उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है जी। तो इलेक्ट्रॉन को आप हर जगह पाएंगे, हर जगह आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या कार्य है। जैसे आपने देखा हुआ आयंस बनते हैं, या जो प्रकाश है, आप लोग आज कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो लाइट हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से है। पंखे जो चल रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपकी बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ बेसिक कंटेंट्स। ओके, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे गोल्डस्टीन रे के बारे में, कि गोल्डस्टीन रे जो थी वो किस तरह से इनको डेवलप किया गया। तो गोल्डस्टीन रे, अब देखिए जो गोल्डस्टीन रे होती हैं इसको हम लोग एनोड रे भी बोल देते हैं। एनोड रे, इनका दूसरा नाम पॉजिटिव रे भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो पॉजिटिव होती है। प्लस इसके अलावा इनको हम लोग परफोरेटेड रे भी बोल देते हैं, परफोरेटेड रे, क्योंकि इनका एक नाम और है जिसको हम कैनाल रे भी कह देते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं, समझे, जो गोल्डस्टीन के प्रैक्टिकल से या गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आएंगे। अभी हम समझेंगे कैसे कैसे होता है। तो इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब ली गई वो बिल्कुल ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब थी, और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक तरफ इन्होंने एनोड को यहाँ लगा दिया पॉजिटिव। इसके बाद इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट जो यूज़ किया था वो क्या था, बैटरी उतनी थी 10,000 वोल्ट, तो 10,000 वोल्ट का यहाँ पे चार्ज लिया गया, यानी बैटरी ली गई। उसके बाद यहाँ पे जो कैथोड लगाया गया था वो थोड़ा परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब ये था कि इसके अंदर कुछ छिद्र थे, यानी होल पाए जाते थे, जो कैथोड इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो अब आप सोचेंगे कि ये कैथोड इन्होंने परफोरेटेड लिया और उधर जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें ऐसा नहीं था। अब देखिए होता क्या है, जब हम इसमें करंट पास करेंगे, प्रेशर उतना ही रखा गया 0.001 m ऑफ Hg, प्रेशर हमारा उतना ही था। हाइड्रोजन इसमें गैस के रूप में लिया गया था कंटेंट के फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ पार्टिकल निकले जो पॉजिटिव थे इस साइड से, अब इधर इस साइड से जो पार्टिकल निकल के आ रहे थे वो नेगेटिव थे, यानी इधर क्या थे, नेगेटिव थे। जब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आपस में कोलिजन हुआ तो हमने देखा कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल ने नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कर दिया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन कुछ पॉजिटिव पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, और वो कैथोड के बिहाइंड के रीजन में जाकर के उन्होंने यहाँ पे जो इंफ्लोरेंस थी वो जनरेट करना शुरू कर दी, समझे। तो इस चीज़ को अब ये किस वजह से हो रहा था, तो हमने ये देखा कि ये एनोड से आने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल थे उनकी वजह से हो रहा था। तो इन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कह दिया, पॉजिटिव रे कह दिया। अब देखिए इसको कैनाल रे क्यों कहा गया, कैनाल रे इसलिए कहा गया क्योंकि ये बीच में जो होल आप देख रहे हो, यहाँ से जो होल थे, इन होल से निकल के ये पार्टिकल जा रहे थे, इसलिए इनका नाम कैनाल रे रखा गया। गोल्डस्टीन रे इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्डस्टीन ने इनकी खोज की। अब बात करते हैं एनोड रे, तो एनोड रे से निकल रहा है, तो एनोड से निकल रही है तो एनोड रे इनको कह दिया गया। अब इस तरह से हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो एनोड रे होती हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, कैथोड रे स्ट्रेट चलती है तो एनोड रे भी स्ट्रेट चलती है। तो यहाँ लिख सकते हैं दे मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी ये भी सीधी चलती हैं। दूसरा क्या था, दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर चलेंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो स्पीड है वो कैथोड रे से स्लो होती है या फास्ट होती है, ये चीज़ हमें यहाँ से थोड़ा देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो स्पीड है वो कैथोड रे से फास्ट होती है। तो यहाँ लिखेंगे देयर स्पीड इज फास्टर देन
कैथोड रे, सॉरी फास्टर नहीं, स्लोअर है, स्लोअर देन कैथोड रे, यानी ये कैथोड रे से थोड़ा स्लोअर होते हैं। दूसरा ये है कि दे डू नॉट आयनाइज द पार्टिकल प्रेजेंट इन मीडियम, प्रेजेंट इन मीडियम, यानी मीडियम में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है ये उसको आयनाइज नहीं करते हैं। उसके बाद दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देते हैं, उसको काला कर देते हैं, जो कि कैथोड रे भी कर रहे थे। इसके अलावा दे डू नॉट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, यानी ये कोई भी हीटिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो दोनों में अलग अलग हैं। तो हालांकि इससे कोई बेसिक क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, थ्योरेटिकली तो आप एग्जाम में इसको लिख के आ सकते हो। कंपटीशन में जो पूछने वाली चीज़ें होती हैं वो इसमें से ये पूछा जा सकता है केवल कि जो कैनाल रे है या जो परफोरेटेड रे है उसकी खोज किसने करी, तो आप बता देंगे कि उसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब यहाँ से जो बात आती है कि प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस प्रकार से हुआ होगा, तो देखिए जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने एक चीज़ यहाँ से देखी थी कि जो पॉजिटिव रे हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मोमेंटम जो है वो पाया जाता है। तो अब उस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम क्या रखा जाए, तो उसको रदरफोर्ड ने क्या कह दिया, यानी प्रोटॉन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस प्रकार से किया गया, तो उन्होंने क्या किया, 7 नाइट्रोजन 14 एटम पे जब उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल का, तो इस बम्बार्डमेंट के बाद उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल था ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ से कुछ चीज़ें निकली और वो क्या थी, 1H1 यानी प्रोटियम। तो यहाँ से एक नया पार्टिकल इनको मिला, और उस नए पार्टिकल को जब इन्होंने देखा तो वो जो नया पार्टिकल था उसको नाम इन्होंने क्या दे दिया, प्रोटॉन। उसको फिर प्रोटॉन बोला गया। तो प्रोटॉन जो शब्द है वो प्रोटियम से निकला हुआ है। प्रोटियम का मतलब होता है कि जो चार्ज हाइड्रोजन आयन होता है उसको हम लोग प्रोटॉन कह देते हैं। क्लियर। तो अब जब प्रोटॉन की खोज हो गई उसके बाद फिर एक तीसरा नंबर आता है जिसमें हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन की खोज की गई तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, जेम्स चैडविक। ये भी अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जेम्स चैडविक। तो जो जेम्स चैडविक थे इन्होंने क्या किया था, जो हीलियम का एक एटम था, हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया बेरिलियम एटम पे। तो फिर उन्होंने देखा कि बेरिलियम जो है वो कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ से एक नया न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो निकल के आ रहा है, और उस न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला, यानी न्यूट्रॉन बोला। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से हमें समझनी होती हैं, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। क्लियर। दूसरी चीज़, जो प्रोटॉन होता है उस पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन चार्ज की जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ से जो निकल के आता है कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज रहा होगा, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जब भी आप न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से होके पास आउट कराएंगे तो उस पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे प्रोटॉन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोटॉन जो है वो कॉस्मिक रेज जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करता है, यानी कॉस्मिक रे जो होती हैं दीज आर कंटेन विद द प्रोटॉन्स। कॉस्मिक रे तो आप जानते ही होंगे, अंतरिक्ष से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पॉजिटिव रे मानी जाती हैं, और पॉजिटिव रे किसकी बनी होती हैं, प्रोटॉन की बनी होती हैं। क्लियर। अब प्रोटॉन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो एटॉमिक मॉडल है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
तीनों चीज़ों की जब खोज हो गई तो आपको पता चल गया होगा कि डाल्टन की जो थ्योरी थी जिसमें लिखा गया था कि जो एटम है वो अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, तो वो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका था जी। हालांकि कह सकते हो कि उनका जो एक पॉइंट था अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें उस पर थोड़ा सा लोड पड़ा। आप कह सकते हो कि वो थ्योरी थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम होने लगी। अब बात ये आती है कि इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद जी, अब बात आती थी कि इस एटम के अंदर ये तीनों जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कहा जाता है, ये तीनों ही पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर कहाँ व्यवस्थित रहे होंगे, या इनकी जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए यहाँ से हमारे पास जो नई हम लोगों ने थ्योरीज बनाई, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है ये सारी चीज़ें, तो वो थे एटॉमिक मॉडल्स। क्लियर? तो एटॉमिक मॉडल्स जो थे, एटॉमिक मॉडल आपको ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस प्रकार से किसी एटम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए जो एटॉमिक मॉडल है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो पहला जो एटॉमिक मॉडल था उसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा जाता है, ये हम लोग कल की क्लास में आपको बताएंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा हमारे पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीसरा जो मॉडल है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है जी, और जो चौथा मॉडल है वो सोमरफील्ड मॉडल है, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। और लास्ट में हमारे पास दिया गया मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। अब देखिए ये जो एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, ये 5 मॉडल हैं जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा ये एटॉमिक मॉडल आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की नेचर जो है वो किस प्रकार की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है या फिर पार्टिकल नेचर का होता है। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक मॉडल के बारे में। क्लियर?